या इसके पहले के बैच के आप लोग? अभी जो रिजल्ट निकला है, गुड गुड। चलिए, बहुत सारी आपको शुभकामनाएं, आप तो क्लास कर ही रही थी। सो अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। आई एम CS शिल्पम खन्ना। ठीक है, मैं एक चार्टेड अकाउंटेंट भी हूँ, मैं एक कंपनी सेक्रेटरी भी हूँ, एंड मैं आप लोगों के लॉ के पेपर डील करूँगी। आई बी डीलिंग विद अदर पेपर्स सच एज ऑडिटिंग एंड ITSM वाला पार्ट जो कि है वो भी मैं डील करूँगी। सो मेरे पे भरोसा कर सकते हैं, सही पढ़ाएंगे, गलत नहीं पढ़ाएंगे। सो दिस वॉज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। धीरे धीरे पता चल ही जाएगा आपको मेरे बारे में। हम डांटते नहीं हैं, ये बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा, बट हाँ बच्चे देखो, आप अगर नहीं पढ़ोगे तो ऑब्वियस ही बात है हम डांटेंगे ही। कभी भी कुछ बात रहे, यू कैन फ्रीली टॉक टू मी एनी टाइम। कोई भी चीज़ नहीं समझ में आए, दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। बट हाँ, पढ़ना तो पड़ेगा बेटा। और CA इज़ रियली रियली टफ। सुना है, लोगों से जाना है, बट बच्चा नहीं पढ़ के उसको और ज़्यादा टफ बनाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप नहीं थोड़ा बहुत भी पढ़ोगे या मेहनत करोगे तो आप CA आराम से निकाल सकते हो। तो ऐसा कोई ये दिमाग में मत बैठाना कि नहीं बहुत टफ है, बहुत टफ है। रोज़ पढ़ो, डेली पढ़ो, ग्रुप वाइज पढ़ो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आपका एग्जाम ड्यू है, आपका चाहे एक ग्रुप आप दें चाहे 2 ग्रुप आप दें, आप हमेशा ग्रुप वाइज पढ़ेंगे। जैसे एक ग्रुप में अगर आपके 4 पेपर हैं तो वो चारों पेपर आप डेली पढ़ेंगे। ये नहीं कि हम पहले अकाउंट्स कर लेते हैं 4 दिन, फिर 3 दिन टैक्स कर लेते हैं, फिर 3 दिन कॉस्ट पढ़ लेते हैं, ऐसे नहीं। चारों पेपर आप पढ़िए। मैम कौन सा ग्रुप देना चाहिए? दोनों में से जो भी ग्रुप आपको लगे कि आपको लगता है कि 8 पेपर है, 4 पेपर आपको न्यू कोर्स में आप लोगों के मतलब 3 पेपर्स हैं, तो 6 पेपर आपकी तैयारी अगर हो गई है तो आप 6 पेपर दे सकते हैं। पर अगर आपको लगता है कि नहीं हम एक ग्रुप करके दें, तो ये चॉइस आपका अपना है, बिल्कुल दे सकते हैं। कोई शाबाशी नहीं है कि 6 का 6 पेपर देके फेल हो जाओ, इसमें कुछ नहीं। तोड़ तोड़ के एग्जाम दो, बोझ भी कम लगेगा। एक बार में मई में एक बार क्लियर करोगे, नवंबर में एक बार क्लियर करोगे, वैसा भी आप चॉइस कर सकते हैं। दोनों ग्रुप में से ग्रुप 1 इज़ कंपेरेटिवली थोड़ा सा ईजी है। ईजी एज इन क्योंकि ग्रुप 2 में 2 थ्योरी के पेपर हैं। ग्रुप 1 में एक थ्योरी का पेपर है, आपका लॉ का पेपर है। थ्योरी में मार्क्स नहीं मिलता है, आप लोगों ने सुना होगा, बट ऐसा कोई एग्जामिनर की जानी दुश्मनी तुम लोगों के साथ नहीं है कि तुम्हें मार्क्स ना दे। राइटिंग के ऊपर मैटर करता है कि आप क्या लिख रहे हैं, तो उसके ऊपर ध्यान देना है हम लोगों को। और वो सारी चीज़ें समय दर समय मैं आप लोगों को बताती चलूँगी जिसमें आपको ध्यान देना है। लॉ में इज़ मोर ऑफ सेक्शंस, मोर ऑफ केस लॉज, मोर ऑफ प्रोविजंस। पर हर सेक्शन, हर केस लॉ आपको याद नहीं करना है। केवल वही सेक्शन, वही केस लॉ जो हम आपको बताएंगे वो आपको याद रखना पड़ेगा। आप लोग कुछ कुछ चीज़ें लॉ में पढ़ के आए हैं CA फाउंडेशन में, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह पढ़ के आप आए हैं, तो वहाँ आपने जो पढ़ा है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहाँ पे नहीं है, उसका और फर्दर पार्ट्स है जो कि हम लोग पढ़ेंगे। विल बी नॉट डीलिंग विद ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे। एग्जामिनर को भी पता है वो बच्चा पढ़ के आया है। हम लोग उसके 3 नए यूनिट्स पढ़ेंगे यहाँ पे आपके कॉर्पोरेट लॉ में। ठीक है, आप लोगों का लॉ का पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में आपका कॉर्पोरेट बोले तो बेसिकली कॉर्पोरेट या कंपनी लॉ बोले तो कंपनी लॉ है, एंड पार्ट 2 कंप्राइजेज ऑफ अदर लॉज। ठीक है, पार्ट 1 इज बेसिकली कंप्राइजिंग ऑफ मार्क्स की अगर बात करें तो 60 मार्क्स है। अदर लॉज कंप्राइजेज ऑफ 40 मार्क्स, जिसमें आपके 4 चैप्टर्स हैं, एंड इसमें आपके करीब करीब चैप्टर 1 to 10 चैप्टर्स हैं। ठीक है, हर चैप्टर का वेटेज एक नहीं रहेगा, किसी से कम क्वेश्चन आते हैं, किसी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो हम टाइम टू टाइम आपको बताते चलेंगे। आपको नोट्स मिल जाएगा, मटेरियल मिल जाएगा, बट आपको एक कॉपी लॉ की मेंटेन करनी है, जहाँ पे हम आपको क्वेश्चंस क्या क्या एग्जाम में आए हैं और क्या क्या लिखने का तरीका होगा वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1। सुनिएगा, पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1। दैट इज प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी
इंट्रोडक्शन चैप्टर है, आपको नोट्स में सब मिल जाएगा। और अगर आपको क्लास में साइड बाय साइड लिखना है तो आप अपने सेल्फ के लिए लिखते चल देंगे, और जो बात हम बोलेंगे वो तो आपको लिखना ही रहेगा। इंट्रोडक्शन चैप्टर है, यहाँ से बेसिकली अगर हम बात करें मार्क्स की, तो मार्क्स आपके 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड हैं। मैम श्योर शॉट आएगा कि नहीं, ये वेटेज कम है इस चैप्टर का, क्योंकि 60 नंबर है, 10 चैप्टर है, तो मैम हर चैप्टर से क्वेश्चन है ऐसा ज़रूरी नहीं है, हर चैप्टर से 4 नंबर का ही क्वेश्चन है ऐसा ज़रूरी नहीं, किसी चैप्टर से आपके 8 नंबर के भी क्वेश्चन आएंगे, तो वो ज़्यादा बड़ा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ये छोटा चैप्टर रहेगा आपके लिए। प्रिलिमिनरी को पूरा हटा दिया है, अदर लॉज हैज़ बीन कम्प्लीटली रिमूव्ड, ओनली कंपनीज लॉ इज देयर। बढ़िया, तब तो आपके लिए बहुत खुशी की बात है, तब तो बधाई हो, तब तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें रहेंगी आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं पहले कंपनीज एक्ट 2013 की। ऐसा नहीं है कि कंपनीज एक्ट पहली बार आया 2013 में, कंपनीज एक्ट 1956 भी था, इससे पहले और भी कंपनीज एक्ट थे। तो मैम ये कंपनीज एक्ट 2013 क्यों आया? कंपनीज एक्ट 2013 इसलिए आया ताकि पुराने लॉ जो की है, नई चीज़ कुछ आती है क्योंकि पुराने में कुछ कमियां थी, खामियां थी, दिक्कत थी। अमेंडमेंट क्यों होता है? चेंज करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, बेहतर करने के लिए। तो कंपनीज एक्ट 2013 जो कि लाया गया, कोई भी एक्ट लाया जाता है वो पहले बिल होता है जिसको प्रस्तुत किया जाता है हाउस ऑफ पार्लियामेंट के समक्ष, हाउस ऑफ पार्लियामेंट के समक्ष पेश किया जाएगा। जब उसको अप्रूवल, सहमति बन जाती है, दे दी जाती है, तो वो एक्ट बन जाता है। अब एक्ट अगर पास हो गया, बन गया, तो लोगों को भी तो पता होना चाहिए कि कल से ये चीज़ें, ये नियम, ये कानून लागू हो रहा है कंपनियों के ऊपर, तो कंपनीज एक्ट है, कंपनियों के ऊपर लागू हो रहा है। जब भी गवर्नमेंट कोई चीज़ को बताती है, नोटिफाई करती है या कोई चीज़ लाती है इस तरीके की, इसको ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई किया जाता है ताकि जनता को, आम जनता को पता चल सके कि इस तरीके का कोई एक्ट आया है, इस तरीके का कोई लॉ आया है बेसिकली, जो कि लागू होगा। नाउ हम अगर बात करें कंपनीज एक्ट 2013 की, कंपनीज एक्ट को असेंट या सहमति जो कि बोले 29 अगस्त 2013 को तो मिल गई थी, पर इसको नोटिफाई कब किया गया? 30 अगस्त 2013 को नोटिफाई किया गया। मैम कंपनीज एक्ट 2013 में 470 सेक्शंस हैं बेसिकली, 7 शेड्यूल्स है और 29 चैप्टर्स है। तो ये कंपनीज, पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट के बारे में आप बता रही हैं। अच्छा, तो इसमें ये सारी चीज़ है। तो मैम ये बताइए ना, क्यों आया कंपनीज एक्ट, या इसका फ़ायदा क्या है कंपनीज एक्ट का? द मेजर रीज़न, द मेजर बेनिफिट ऑफ कंपनीज एक्ट इज़ बेटर अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब मैम, कंपनी तो हम लोग सुने हैं, पब्लिक कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी होती है, एक ओपीसी के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। हमने फिर हर्ड अबाउट ओपीसी, आपको पता है ओपीसी के बारे में? आपको पता है ओपीसी के बारे में? नहीं पता। 1 पर्सन कंपनी, 1 पर्सन कंपनी में कितने लोग होते हैं? एक ही व्यक्ति रहेगा। पब्लिक में कितने लोग होते हैं बेटा? मिनिमम, मैक्सिमम? प्राइवेट में मिनिमम कितने होते हैं? मैक्सिमम 200। ओपीसी में मिनिमम, मैक्सिमम 1 ही होते हैं। तो ये कुछ एक प्रकार की कंपनी है। तो मैम कंपनी है तो कंपनी में लोगों को पैसा लगा है, लोगों को पैसा लगा है तो वो शेयर होल्डर कहलाते हैं, इन्वेस्ट किए हैं। पर मैम एक शब्द है स्टेक होल्डर बोल करके। स्टेक होल्डर कौन होता है और शेयर होल्डर कौन होता है? शेयर होल्डर तो हम लोग सुने हैं कि हम रिलायंस में शेयर लिए हैं तो हम शेयर होल्डर हैं, रिलायंस के पैसा लगाए हैं, उसके ऊपर डिविडेंड मिल रहा है, हमको इंटरेस्ट डिविडेंड के रूप में बेनिफिट मिल रहा है। स्टेक होल्डर का मतलब होता है, शब्द स्टेक का मतलब होता है इंटरेस्ट। अच्छा, तो मैम वो सारी लोग जिनका इंटरेस्ट कंपनी में जुड़ा है ना, उनको स्टेक होल्डर कहा जाता है। जैसे कि मैम स्टेक होल्डर इंक्लूड शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का तो इंटरेस्ट कंपनी में है ही, कंपनी अच्छा कामकाज करेगी तो उसको डिविडेंड, मुनाफा, फायदा मिलेगा ही मिलेगा। इनके अलावा गवर्नमेंट को मैम कैसे इंटरेस्ट है कंपनी में? अपने टैक्स और ड्यूटी से मतलब है। एम्प्लॉय भी स्टेक होल्डर होता है मैम, उसको किससे मतलब है? फेयर प्राइस मिले, रेम्यूनरेशन मिले, डिस्क्रिमिनेशन ना हो उसके साथ, उसका इंटरेस्ट है। सप्लायर भी स्टेक होल्डर होता है, टाइमली उसको पेमेंट मिले, उसका इंटरेस्ट एसोसिएट है। सोसाइटी भी स्टेक होल्डर है। आप एज अ कंपनी अपलिफ्टमेंट और डेवलपमेंट सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं?
तो ये सारे लोग स्टेक होल्डर है, जिसमें इंक्लूडेड है शेयर होल्डर। अब समझ में आया? तो मैम इतनी बात तो समझ में आ गई। कंपनीज एक्ट 2013 29 अगस्त को एसेंट मिला प्रेसिडेंट का। नोटिफाई कब हुआ? 30 अगस्त 2013 को हुआ। कंपनीज एक्ट का फायदा बेनिफिट क्या है? अकाउंटेबिलिटी, जवाबदाही जो की है इतने सारे लोगों को और बेहतर तरीके से कंपनीज एक्ट 2013 ने बोला कि किस तरीके से आप करें। ट्रांसपेरेंसी, कुछ चीजें लुकी छुपी नहीं रहे, सब चीजें क्रिस्टल क्लियर रहे, इसके लिए कंपनीज एक्ट 2013 को लाया गया। और तो और साथ ही साथ बहुत सारे नए कंसेप्ट भी आए, जैसे कि स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, बोले तो रेसिडेंट डायरेक्टर वगैरह, बहुत सारे नए नए कंसेप्ट भी आए जो कि पहले नहीं थे। ओपीसी वगैरह जो कि ये सब पहले नहीं था। पब्लिक प्राइवेट यही जानते थे कि दो तरह की कंपनी है, पब्लिक है, प्राइवेट है। ओपीसी का जन्म हुआ। ओपीसी का जन्म क्यों हुआ? मैम ओपीसी भी तो सिंगल व्यक्ति है, तो सोल प्रोप्राइटर भी तो सिंगल व्यक्ति है। सिंगल व्यक्ति प्रोप्राइटरशिप जो कि होता है उसमें पूरा मुनाफा उसको मिलेगा, रिस्क भी उसी का रहता है। पर इसमें कुछ कमियां या खामियां थी जिसके चलते ओपीसी जन्मा। सिंगल व्यक्ति कंपनी बना लेगा, मिनिमम तो 2 लोग की जरूरत होती है ना कंपनी के लिए, पर कंपनीज एक्ट बोला एक ही व्यक्ति कंपनी बना सकता है, जिसको ओपीसी का नाम दिया गया। क्यों इस तरह की चीजें लाई गई? छोटे छोटे बुनकर जो थे उनको लगता था कि चलो हम क्यों ना अपना बिजनेस करें, पर उनको लगता था हम कंपनी बनाएंगे तो बहुत सारा नियम कायदा कानून होगा, उतना हम नई फॉर्मेलिटी में पढ़ सकते हैं। तो उनको बढ़ावा देने के लिए बोला कि आप काम करिए, डरिए मत, सिंगल व्यक्ति द्वारा आप क्यों ना कंपनी क्रिएट करें, आपकी लायबिलिटी भी लिमिटेड रहेगी। प्रोप्राइटरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है, जितना नुकसान होगा तुम्ही को जेब से देना पड़ेगा। ओपीसी के केस में एक लिमिट रहती है, एक लायबिलिटी की। सेपरेट लीगल एंटिटी है जो कि कंपनी के केस में होता है, मतलब कंपनी अलग और मेंबर अलग माने जाते हैं। ये वाली बात ओपीसी पे भी लागू होती है। आपने सुना होगा एलएलपी के बारे में, एक पार्टनरशिप सुना था पहले। पार्टनरशिप में भी कमियां थी जिसके चलते एलएलपी जन्मा। पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड थी, एलएलपी में लायबिलिटी को लिमिट कर दिया गया था। तो इसी के चलते एक मॉडिफाइड नया रूप आया। लिखिएगा, कंपनीज एक्ट 2013 received the assent of the honorable president. Companies Act 2013 received the assent from the president on 29th August 2013. However, was notified in the official gazette on 30th August 2013. However, was notified in the official gazette on 30th August 2013. It has 470 sections, 7 schedules, and the entire act is divided into 29 chapters. Next line, advantages या slash objectives. Advantages slash objectives. Roman 1, better accountability. Roman 2, transparency. Roman 3, improved corporate governance. Roman next, simplified and easier regulations. Simplified and easier regulations. ये चैप्टर नंबर 1 आपका केवल इंट्रोडक्शन का ही है। सुनिएगा मैम, आपने बोला कंपनीज एक्ट 2013 जो कि हर कंपनी के ऊपर लागू होगा, सब कंपनी के ऊपर लागू होगा, बिल्कुल, चाहे मैम इंश्योरेंस हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, सब के ऊपर लागू होता है। पर हम लोगों ने सुना है बैंक का बैंकिंग एक्ट है, इंश्योरेंस का इंश्योरेंस एक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है। तो मैम इंश्योरेंस कंपनी है तो कंपनी तो है ही ना, तो उसके ऊपर कंपनीज एक्ट भी लागू होगा। पर
अगर बैंक का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, अगर वो कुछ बोलता है और कंपनीज एक्ट कुछ बोलता है, मतलब अगर कोई इनकंसिस्टेंसी होगी तो उनका एक्ट प्रिवेल करेगा। मतलब समझ में आ रहा है आपको कि मतलब कंपनीज एक्ट किस पे लागू होता है? हर कंपनी पे लागू होगा, उसमें हर में इंश्योरेंस भी आएगी, बैंकिंग भी आएगी, इलेक्ट्रिसिटी भी आएगी, सब आएगा। पर बोला गया है जब भी अगर किसी प्रकार का मतभेद होता है, कंपनीज एक्ट कुछ बोलेगा और उनके एक्ट अगर कुछ बोलेंगे तो उनके एक्ट प्रिवेल करेंगे। ठीक है, आपको नोट्स मिलेगा, उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी, अभी केवल मेरी बात सुनिएगा। और क्या क्या बातें हैं इस चैप्टर में? इस चैप्टर में कुछ कुछ डेफिनेशन है जिसको हम आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे। द फर्स्ट डेफिनेशन वुड बी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में आपको पता ही होगा, कागज पत्तर, बही खाता वगैरह जो कि होता है। कंपनी अगर है तो कंपनी के कंटेक्स्ट में बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होगा? जितना पैसा मिला, जितना पैसा खर्चा हुआ, एसेट की डिटेल, लायबिलिटी की डिटेल, सेल की डिटेल, परचेज की डिटेल, आइटम ऑफ कॉस्ट, अगर वो कंपनी एज पर सेक्शन 148 के तहत जिनको कॉस्ट का रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की ज़रूरत है तो वो उन खर्चे का, लेबर का, मटेरियल का, अदर डिटेल्स भी रखते हैं। दोज आर कंसिडर्ड एज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्टली आपको मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे कंपनी जो कि होती है, कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स या लिमिटेड बाय गारंटी। लायबिलिटी की अगर हम बात करें तो मैम लायबिलिटी की अगर बात करें तो लिमिटेड बाय शेयर और गारंटी। मेरी एक कंपनी है, लोग वहाँ पे पैसा लगाए हैं, पर कल को मेरी कंपनी अगर मुनाफा नहीं कमा रही है, पैसा नहीं कमा रही है, ग्रोथ नहीं कर पा रही है, तो जितना कर्जा है कंपनी का, तो क्या तुम लोग एज अ इन्वेस्टर, तुम लोग एज अ शेयर होल्डर पूरा का पूरा पैसा थोड़ी ना दोगे? एक लिमिट होती है। अच्छा, लिमिट बाय गारंटी, लिमिट बाय शेयर्स, मतलब कल को अगर मिस्टर एक्स एक शेयर होल्डर कंपनी में, उसने कंपनी में गारंटी दे दी थी कि कल को कंपनी का जितना भी कर्जा बकाया ड्यू रहे, हम केवल लाख रुपए के लिए लायबल रहेंगे। तो कंपनी का अगर 200 करोड़ का कर्जा है तो मिस्टर एक्स से केवल और केवल लाख रुपया ही वसूल किया जाएगा, नॉट मोर देन दैट। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर क्या होता है? मिस्टर एक्स अगर शेयर होल्डर है कंपनी में, 10 रुपया वैल्यू शेयर का, 8 रुपया उसने दिया था, 2 रुपया अनपेड था और उसके पास 10,000 शेयर था, तो कल को अगर कंपनी वाइंडिंग अप की कगार में है तो उससे कितना पैसा लिया जाएगा? 2 रुपया इंटू 10,000 शेयर, 20,000 रुपया ही लिया जाएगा। अब मतलब समझ में आ रहा है? मतलब कंपनी के केस में लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं रहती है, लिमिटेड रहती है। अनलिमिटेड कंपनी जो रहती है उसमें लायबिलिटी लिमिटेड अनलिमिटेड रहेगी, कोई लिमिट नहीं रहेगा। बट अब अनलिमिटेड कंपनी का कोई कंसेप्ट यहाँ पे है नहीं। तो आप ये कहना चाह रही हैं कंपनी या तो लिमिटेड बाय शेयर्स होगी, लिमिटेड बाय गारंटी होगी। आपने अभी तक 2 बातें हम लोगों को बता दी। आपने बताया बुक्स ऑफ अकाउंट्स जिसमें सेल परचेज, एसेट लायबिलिटीज, आइटम ऑफ कॉस्ट एंड अदर डिटेल्स वगैरह रहते हैं विथ रिगार्ड टू मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड। आपने एक शब्द बताया कंपनी के केस में, लायबिलिटी इज डिवाइडेड एज, कंपनी ऑन बेसिस ऑफ लायबिलिटी इज डिवाइडेड एज limited by guarantee and limited by shares। limited by guarantee में member would be liable only up to amount of guarantee, मतलब जितना गारंटी दिया है उसी के लिए लायबल रहेगा। limited by share, member would be liable for unpaid value of shares। समझ आया? समझ आया? लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, वरना आपको नोट्स में तो मिल ही जाएगा। ठीक है, अगर आपको समझ के लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज यू विल बी गेटिंग इट इन द नोट्स। आगे बढ़ते हैं।
अब हम एक बात करेंगे, एक टर्म डिस्कस करेंगे आपसे बेसिकली। द टर्म इज होल्डिंग कंपनी एंड एसोसिएट कंपनी। लिख रही हैं आप कि लिख चुकी हैं? लिख लिए। एक टर्म है दैट इज, आप लोगों से कितने लोगों ने ये सुना है ये टर्म होल्डिंग एंड एसोसिएट? क्या होता है? होल्डिंग कंपनी अगर किसी कंपनी में, होल्डिंग एंड सब्सिडियरी बोले, एसोसिएट बाद में। होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी के रिलेशन में सब्सिडियरी कंपनी की 20% या उससे ज़्यादा कुछ। होल्डिंग कंपनी में अगर कोई कंपनी किसी अदर कंपनी में 50% से ज़्यादा शेयर होल्ड करती है तो उसे होल्डिंग कंपनी कहते हैं, और जिसकी करती है उसको सब्सिडियरी कंपनी। सरल भाषा में अगर बोले, दो कंपनी है, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड। ठीक, एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, वाई लिमिटेड भी एक कंपनी है। एक्स लिमिटेड अगर वाई लिमिटेड में या तो शेयर्स, या तो कंट्रोल, या तो वोटिंग का अधिकार, या तो वाई लिमिटेड में कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे उसका कॉम्पोजिशन होल्ड करती है, कंट्रोल होल्ड करती है। मैम कितना शेयर्स, कितना कंट्रोल, कितना वोटिंग राइट? 50% से ज़्यादा, 50% 50% से ज़्यादा। तो एक्स लिमिटेड क्या कहलाएगी? होल्डिंग कहलाएगी। वाई लिमिटेड क्या कहलाएगा? सब्सिडियरी कहलाएगा। ठीक, 20% एसोसिएट में होता है। ठीक है। नाउ मैम ऐसा भी तो हो सकता है कि एक कंपनी एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड में 50% से ज़्यादा कंट्रोल एक्सरसाइज कर रही है, तो वो होल्डिंग कहलाएगी, वो सब्सिडियरी कहलाएगी। तो डायरेक्ट कंट्रोल हुआ ये तो। एक होता है इनडायरेक्ट कंट्रोल। मतलब मैम हो सकता है एक्स लिमिटेड की दो सब्सिडियरी है, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। अब ए लिमिटेड 25%, बी लिमिटेड 30%, कितना हो गया मिला करके? ये लोग अगर वाई लिमिटेड में शेयर्स होल्ड कर रहे हैं, कौन लोग मैम? ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, समझ रहे हो? तो भी इनडायरेक्टली एक्स लिमिटेड विल बी कॉल्ड एज होल्डिंग एंड वाई लिमिटेड विल बी सब्सिडियरी। मतलब आप बताने का ये चाह रही हैं कि 50% से ज़्यादा कंट्रोल डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। कंपनी सीधा सीधी 50% कंट्रोल करे उससे ज़्यादा, या हो सकता है उसकी एक सब्सिडियरी जो की है वो लोग भी मिल करके अगर 50% के ऊपर का स्लैब छू दे रही है, तो भी वो होल्डिंग और सब्सिडियरी का नाता या रिश्ता एक्सरसाइज हो जाएगा। समझ आ रहा है मतलब आपको? ना मैम आपने ये तो बोला कि एक होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी में शेयर्स होल्ड करती है। मैम सब्सिडियरी कंपनी होल्डिंग कंपनी में शेयर्स होल्ड नहीं कर सकती। बड़ा नीचे शेयर्स होल्ड कर सकता है, पर नीचे जो सब्सिडियरी है वो होल्डिंग में शेयर्स होल्ड नहीं कर सकती है। पर लॉ है तो लॉ में एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब अभी तो आप बोली और अभी आप अपनी बात से मुकर जा रही हैं। हम हर जगह बात से मुकरेंगे और ये बात बोलेंगे आपको, क्योंकि लॉ में एक्सेप्शंस होता है। तो आप ये बोल रही हैं कि सब्सिडियरी कंपनी होल्डिंग कंपनी में शेयर्स होल्ड नहीं कर सकती, सिवाय कुछ कंडीशन के। सिवाय कुछ कंडीशन के। पहली बात, बिफोर होल्डिंग या सब्सिडियरी रिलेशन was established, वाई लिमिटेड, एक्स लिमिटेड। एक कंपनी दूसरी कंपनी में शेयर होल्ड करती है, आपको पता है, मेंबर हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? इंडिविजुअल शेयर लेता है तो कंपनी शेयर नहीं लेती दूसरी कंपनी के? बिल्कुल लेती है। तो मैम हो सकता है वाई लिमिटेड पहले से ही कुछ एक्स लिमिटेड का शेयर होल्ड कर रही थी, बिल्कुल संभव है। उसके बाद में ना एक्स लिमिटेड उसके ऊपर कंट्रोल कर ली, 50% से ज़्यादा का कंट्रोल कर ली। तो भाई जब ये ऑलरेडी पहले से शेयर होल्ड कर रही है, बिफोर द होल्डिंग और सब्सिडियरी का नाता रिश्ता बनता, तो शेयर होल्ड कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, एज अ ट्रस्ट किसी के बिहाफ में अगर शेयर होल्ड कर रही है वाई लिमिटेड, तो भी होल्ड कर सकती है। तीसरी बात,
as a legal representative. लीगल रिप्रेजेंटेटिव, कल को अगर किसी को ओरिजिनल शेयर होल्डर जो कि है उसको अगर कल को कुछ भी हो जाता है तो उस परिस्थिति में लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है नॉमिनी जिस तरीके से होता है, तो अगर एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वाई लिमिटेड शेयर होल्ड कर रही है तो भी चलेगा? हाँ चलेगा। फिर से बताइएगा, धीरे धीरे बताइए। आपने बोला होल्डिंग और सब्सिडियरी। होल्डिंग का मतलब होल्ड करना। क्या होल्ड कर रहा है दूसरी कंपनी में? शेयर्स होल्ड कर रहा है, वोटिंग होल्ड कर रहा है, कंट्रोल होल्ड कर रहा है। या तो उस कंपनी में जितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है 10 को अपॉइंट करना है, उसका 8 से ज़्यादा मतलब 5 से ज़्यादा भी अगर हो गया तो बेसिकली कंट्रोल मतलब अपॉइंट करने का अधिकार एक कंपनी के पास है, तो वो कंपनी कौन कहलाएगी? होल्डिंग कहलाएगी। अच्छा, तो मैम वो कंट्रोल या तो डायरेक्ट हो सकता है या तो इनडायरेक्ट हो सकता है। बिल्कुल मैम, डायरेक्ट मतलब एक्स लिमिटेड डायरेक्टली 50% से ज़्यादा शेयर कंट्रोल या वोटिंग राइट एक्सरसाइज कर रही है। मैम इनडायरेक्ट भी हो सकता है, आपने एग्जांपल दिया ए और बी लिमिटेड के द्वारा भी अगर होल्ड कर रहा है तो भी चलेगा। ठीक, आपने साफ साफ बोला है होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी में शेयर होल्ड कर सकता है, सब्सिडियरी होल्डिंग में शेयर होल्ड नहीं करेगा। फिर आपने धीरे से बोल दिया कि अगर इन 3 जगह पे होल्ड कर रहा है ना तो चलेगा। किस जगह पे? बिफोर द नाता ऑफ होल्डिंग और सब्सिडियरी वॉज एस्टैब्लिश्ड एज अ ट्रस्ट एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जस्ट अ मिनट। ओके, क्वेश्चन देना था मेरे को आपको। एबीसी लिमिटेड लिखिएगा। एबीसी लिमिटेड has 2 subsidiaries PQR Limited and DEF Limited. Full stop. MNO Limited certain shares were held by DEF Limited and PQR Limited. In the percentage of 33% and 29% respectively. Discuss as per Companies Act 2013 whether the relationship of holding and subsidiary is being established. Whether the relationship of holding and subsidiary is being established. Whether the relationship of holding and subsidiary is being established. रोमन 2, ये डिस्कस वाला जो था ना रोमन 1 में था, रोमन 2, whether your answer will be different if ABC Limited has the right to appoint 7 out of 10 directors on the board of LMN Limited.
क्वेश्चन समझ में आया आपको? आपको बेटा? आपको आंसर क्या होगा? फर्स्ट का होगा कि रिलेशन एस्टैब्लिश होगा और सेकंड कैसे? क्योंकि 33% और 29% 50% के एबव होगा तो वो इनडायरेक्टली रिलेशन एस्टैब्लिश होगा। सेकंड वाले का बेटा? वो भी होगा क्योंकि उसमें बोर्ड ऑफ कंपल्सन मेजॉरिटी ज़्यादा है। 5 से ज़्यादा हो रहा है, 50% से ज़्यादा हो रहा है, तो 8 अगर कंट्रोल कर रहा है। मैम अब लिखेंगे कैसे? मेन चीज़ है, हम लोग को आंसर तो आता है बट लिखने पे नंबर मिलता है। आप आंसर की शुरुआत येस इट इज़ करेक्ट, नो इट इज़ नॉट करेक्ट से कभी भी नहीं लिखेंगे। आपका क्वेश्चन जैसे इस तरीके का केस स्टडी टाइप आया है ऐसा ही पेपर रहेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन तुमसे नहीं पूछेगा, सीए फाउंडेशन में सीपीटी में नहीं, व्हाट इज, नो विल नॉट आस्क व्हाट इज होल्डिंग व्हाट इज सब्सिडियरी, ठीक है। तो ऐसा अगर सोच के बैठी हो कि व्हाट इज पूछेगा तो व्हाट इज नहीं पूछेगा। तो तुमको आंसर 3 पैराज में लिखना है। पहला पैरा आपका प्रोविजन का जाएगा, फर्स्ट पैरा वुड बी प्रोविजन, एंड सेकंड पैरा जो भी क्वेश्चन है केस है वो आपको डिस्कस करना है, एंड द थर्ड पैरा वुड बी योर कंक्लूजन। इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे। हम आंसर आपको लिखने का तरीका बता रहे हैं, लिखिएगा। एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, holding company means a company which controls the composition of board of director of the other company, which controls the composition of board of directors of the other company, composition of board of directors of the other company, or exercises control or exercises or controls more than 50% of voting right in another company either singly, मतलब या तो खुद से, either singly or through one or more of its subsidiaries, Next para. In the given case, कंपनी का नाम था ABC लिमिटेड ना। In the given case, ABC Limited has 2 subsidiaries, DEF and LMN. DEF और LMN ही था ना? PQR and DEF. DEF and PQR. DEF and PQR are its subsidiaries. They together control, ब्रैकेट में जो परसेंटेज है उसको जोड़ दीजिएगा, 33 + 29 कितना हुआ? कैलकुलेटर निकाल लो। 62%। निकालो कैलकुलेटर, निकाल, ऐसे ही हो जाएगा। 62% in another company that is LMN Limited. LMN में होल्ड कर रहा है ना, that is LMN Limited. MNO है, MNO Limited, which is more than 50% of the control, and hence indirectly
and hence indirectly holding and subsidiary relationship is established. Third para. In the given case, the answer would remain same, that is, in the given case, the answer would remain same, that is, the relationship of holding and subsidiary would be established as because ABC Limited has control of more than 50% of composition of board in another company. ठीक है, and hence ABC Limited would be the holding company of MNO Limited and MNO will be its subsidiary, and hence ABC Limited will be a holding company of MNO Limited. अब एक शब्द है एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी का मतलब आपको पता ही है, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के ऊपर कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करती है ना मैम, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब एटलीस्ट कम से कम अगर 20% भी कंट्रोल एक्सरसाइज कर जाएगी तो वो एसोसिएट कंपनी कहलाएगी। अच्छा, तो ये सब्सिडियरी नहीं है? नहीं, ये सब्सिडियरी नहीं है, ये एक प्रकार का इंक्लूड भी करता है, जॉइंट वेंचर भी एसोसिएट ही होते हैं। अच्छा, फर्क क्या हुआ होल्डिंग और सब्सिडियरी में? होल्डिंग में एक कंपनी बड़ी है, एक कंपनी छोटी है, बाप बेटे का रिश्ता होता है। एसोसिएट में कोई बाप बेटे का दर्जा नहीं है, दोनों बराबरी कहलाती है। अच्छा, तो ए लिमिटेड अगर बी लिमिटेड का 20% से ज़्यादा शेयर होल्ड करिए तो ए लिमिटेड विल बी कॉल्ड एज एसोसिएट ऑफ बी लिमिटेड एंड बी लिमिटेड विल बी कॉल्ड एसोसिएट ऑफ ए लिमिटेड। तो भाई भाई वाला नाता रिश्ता होता है। होल्डिंग और सब्सिडियरी में बाप बेटा बड़ा छोटा होता है, एसोसिएट में ऐसा कुछ नहीं होता है। एसोसिएट इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर को भी इंक्लूड करता है। ठीक है, आपको एक शब्द याद रखना है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, एटलीस्ट 20% का कंट्रोल। ना, मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि प्रकार की कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी को ना अगर कैटेगराइज या क्लासिफाई करें, इफ वी कैटेगराइज और क्लासिफाई कंपनी, तो लायबिलिटी के ऊपर अपने लोग देख करके अभी चले गए हैं। लायबिलिटी के ऊपर देखे कि नहीं देखे? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अनलिमिटेड की हम बात अभी नहीं कर रहे हैं। फॉर्मेशन के बेसिस पे अगर बात करें या टाइप्स के बेसिस पे कंट्रोल की अगर बात करें, एक आपको पब्लिक पता है, एक आपको प्राइवेट पता है, एक आपको ओपीसी भी पता है। पब्लिक में मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड। मैम प्राइवेट में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। ओपीसी में एक और एक ही रहते हैं। मैम ये 200 मेंबर जो प्राइवेट के होते हैं ना, इनकी गिनती के लिए या कंप्यूट करने के लिए, कई बार होता है ना पब्लिक कंपनी बोलती है हम प्राइवेट में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, प्राइवेट होती है पब्लिक में कन्वर्ट होना चाहती है। तो जब भी आप जिस कंपनी में कन्वर्ट होंगे कम से कम ये मिनिमम तो देख लो। मतलब मेरी एक पब्लिक कंपनी थी, मिनिमम 7 लोग थे, अब घट के मिनिमम कितने हो जाएंगे? 2 ही भी रहेंगे तो भी चलेगा। बेसिकली अगर प्राइवेट के 2 हैं तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा, या मिनिमम 2 है, उससे ज़्यादा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके मैम 200 थे, तो प्राइवेट पब्लिक कंपनी के मैक्सिमम लोग थे, अब उसको प्राइवेट में बदलना है तो उसको मेंबर को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, 200 करना पड़ेगा। मैम ये 200 की गिनती में ना अगर आपके एम्प्लॉइज़ हैं, बेसिकली एम्प्लॉइज़ हैं, उनको एक्सक्लूड किया गया है। मैम
एक्स एम्प्लॉइज, मतलब हम पहले जब एम्प्लॉय थे मेरा नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में था, अब तो हम एम्प्लॉय रहे नहीं पर फिर भी मेरा नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में है। आप शेयर होल्डर और मेंबर में फ़र्क होता है। आप कंपनी का शेयर भले होल्ड करो, जब तक आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में नहीं है आपको वोटिंग और डिविडेंड का हक नहीं मिलेगा। तो मैम हम एक्स एम्प्लॉय थे तो कंपनी ने पहले शेयर दिया था, अभी भी मेरा नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर है पर उस 200 की गिनती में आप नहीं आएंगे। अच्छा, तो ये गिनती को कंप्यूट करने की आप बात बता रही हैं। हाँ मैम, अगर जॉइंट शेयर होल्डर्स होते हैं ना उनको सिंगल कंप्यूट किया जाता है। जैसे कि अगर 10 शेयर होल्डर हैं तो उनको 20 नहीं गिना जाएगा, उनको कितना गिना जाएगा? 10 ही गिना जाएगा। 10 × 2 नहीं कर देंगे कि इतने शेयर होल्डर हैं वो इस पर्पस के लिए। तो मैम ये तो रिक्वायरमेंट थी मिनिमम और मैक्सिमम नंबर की जो कि आपने बताई है। हम इसलिए बताए हैं क्योंकि पहला सवाल जो कि एग्जाम में इस चैप्टर से पूछता है वो या तो होल्डिंग सब्सिडियरी के ऊपर पूछ लेगा, अभी जो हम तुमको एक क्वेश्चन लिखा करके गए। दूसरा सवाल जो कि यहाँ से पूछता है वो है प्राइवेट कंपनी के मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स के ऊपर क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको भी आप लिखिएगा। Flora and Fauna Limited, Flora and Fauna Limited was registered as a public company, was registered as a public company. There are 230 members of the company. There are 230 members in the company. Which are stated as below, which are stated as below. Directors and their relatives 50, employees 15, ex-employees 10, 5 couples holding shares jointly in name of husband and wife. Five into 2, 10. Others 145. Others 145. Next line. Board of Director, BOD of the company proposes to convert it. BOD of the company proposes to convert it into a private company. Advise whether the reduction in number of member is necessary. Advise whether the reduction in the number of member is necessary. दो मिनट का टाइम लो, क्वेश्चन पढ़ो और तब हमको आंसर बताओ। समझ आया बेटा? तुमको बेटा समझ में आया? हाँ, लॉ के पेपर में भी कैलकुलेटर जाता है एग्जाम में। हाँ जाता है, सही में जाता है। तुम बताओ बेटा, समझ में आ गया? तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए आंसर? रिडक्शन होगा। तुम्हारे हिसाब से बेटा? होगा। तुम्हारे हिसाब से बेटा? तीनों रॉन्ग हो। शेयर होल्डर नहीं होंगे।
सुनो 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 सुनो, डायरेक्टर एंड रिलेटिव, डायरेक्टर और रिलेटिव तो शेयर होल्ड कर नहीं होल्ड कर सकते, कितने हैं 50, ठीक। उसके बाद आपने क्या लिखाया था, इम्प्लॉइज, तो इम्प्लॉइज को तो वैसे भी नहीं लेंगे, टोटल अपने कितने थे 230 थे ना, और एक्स एम्प्लॉय को भी आपने बोला था कि नहीं लेंगे। आपने बोला था कपल्स जो कि है या जॉइंट होल्डर्स जो कि है उनको सिंगल मानेंगे, तो 5 जॉइंट होल्डर, उनको 5 ही ना जोड़ोगे, उनको 5 ही ना जोड़ोगे, उनको 10 थोड़ी जोड़ दोगे। अदर्स कितने हैं 145, 145 प्लस 5 150 प्लस 50 200, तो इस पब्लिक कंपनी के मैक्सिमम नंबर तो 200 हैं। आपने बोला था जब भी कोई कंपनी कन्वर्ट होगी दूसरी कंपनी में तो पहला काम तो उसको ये करना पड़ेगा, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर की बात देखनी पड़ेगी। क्वेश्चन में तो अपने लोग को पता चल गया कौन सी कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, किस में कन्वर्ट होना चाहिए, प्राइवेट में। तो पहले ये देख लो कि मिनिमम और मैक्सिमम वाली लिमिट वाली चीज़ तो है नहीं, मिनिमम तो चलो कैटेगराइज हो ही जाएगी, मैक्सिमम का ही देखना पड़ेगा। अनलिमिटेड से कितना करना पड़ेगा, इसको 200 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी इसके 200 हैं, तो इसको रिडक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। समझ नहीं आया, नहीं आया। यहाँ पे लिस्ट ऑफ मेंबर दिए हुए थे, क्वेश्चन में क्या दिया था, दिया है ना कंपनी के कितने मेंबर है, 230 मेंबर है, 230 में डायरेक्टर भी है, एम्प्लॉय भी है, एक्स एम्प्लॉय भी है, कपल्स भी है, अदर्स भी है, तो ये 230 का पूरा कंप्यूटेशन तुमको दिया। पर आपने तो मैम बोला था ना कि जब भी मेंबर को लेंगे तो उसमें कुछ लोगों को हटा देते हैं जोड़ने के लिए, उनको मेंबर की गिनती में नहीं जोड़ा जाएगा, तो ये गलती है गिनती में ही कंप्यूट करके जो तुमको दी गई है। और इसके पहले टॉपिक में जो हम तुमको बताए थे कि किनको इंक्लूड करेंगे किनको एक्सक्लूड करेंगे, उनको हटा करके देखा जाएगा कि कितने नंबर ऑफ मेंबर आ रहे हैं, क्या वो 200 आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो इस कंपनी को रिड्यूस करने की जरूरत ही नहीं है पब्लिक कंपनी को, अगर नहीं आते तो फिर इस कंपनी को क्या करना पड़ता, 200 तक में मैक्सिमम रखना, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में 200 से ऊपर तो हो ही नहीं सकते। समझ आया बेटा, सीधा सवाल ऐसा ही पूछा हुआ है, डायरेक्टली पूछा हुआ है, ऐसा ही पूछा है, ठीक है। लिखने का तरीका अब लिखिए, एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 private company means a company which is not a public company, which is not a public company minimum number of members in such company is 2 and maximum number is limited to 200, is limited to 200. For the purpose of computation of maximum number of members, for the purpose of computation of maximum number of members, following shall be excluded, following shall be excluded: Roman 1 या point A, employees of the company, Roman 2 ex-employees who have been in employment, ex-employees who were members while in employment, ex-employees who were members while in employment and have continued even after their employment ceased, even after their employment ceased. Next line, joint holders shall be considered as single for the purpose of computation. Joint holders shall be considered as single for the purpose of computation.
next para. In the given case, Flora and Fauna Limited is of the opinion to convert into Flora and Fauna Limited Board of Director is of the opinion. Flora and Fauna Limited Board of Director is of the opinion to convert it into a private company they can do so however the minimum requirement and maximum requirement of the number of members, minimum लिखना, however if the maximum requirement of the number of members is complied, that is limited to 200. Total number of members, next line, total number of members of the company is equal to, अब कंप्यूटेशन आप दिखाइए अपने आप से, total number of members of the company is equal to directors dash 50, 5 couples dash 5, others 145. फिर से यहाँ पे एम्प्लॉय एक्स एम्प्लॉय नहीं लिखना, आपने ऑलरेडी लिख दिया है, तो यहाँ पे या 230 में मैम ऐसे घटा करके लिख दे तो भी आप कर सकते हो, 230 माइनस 10 माइनस 15 और माइनस 5, एनी विच वेज वो तो उल्टा ही, या इस तरह से कान पकड़ो या इस तरह से कान पकड़ो घुमा करके, तो बात तो एक ही हो रही है। तो जो भी बच्चा अगर इस तरह से लिखेगा उसका एनी विच वेज गलत नहीं होगा, ठीक है। इज इक्वल टू 200 आपका आ रहा है। देयर इज नो, नेक्स्ट लाइन, देयर इज नो रिक्वायरमेंट for reduction in the number of members as it does not exceed the maximum limit of 200, as it does not exceed the maximum limit of 200. ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा जी आपको कि नहीं आ रहा है कि हम फ्रेंच और ग्रीक पढ़ा रहे हैं? आ रहा है ना। देखो लिखने का तरीका अब तक तो समझ में आ गया, एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट ही रहेगा। उसके बाद जो भी टॉपिक से सवाल पूछ रहे हैं ना उसके बारे में जो तुम पढ़े हो वो पहला पैरा में सब कुछ लिख दो, सेकंड पैरा में उसको डिस्कस करो, एंड थर्डली आप अपना कंक्लूजन लिखोगे। किसी के बाप में दम नहीं कि आपका नंबर काट ले वो, बट थ्योरी है, कई जगह पे कई सारे कंसेप्ट को भी हम लोगों को मद्देनजर रखते हुए चलना होगा, ठीक है। बट पैटर्न यही रहेगा, इतना ही लिखना पड़ेगा। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, लगभग 1.25 पेज आपको लिखना पड़ेगा। दिस इज द एवरेज जो कि हम आपको बता रहे हैं कि इतना आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ एक शब्द है प्रमोटर बोल करके, सुना है कभी? प्रमोटर कौन होता है? प्रमोटर, डोंट टेल मी, पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड प्रमोटर। हाँ बोलो, यही था, हाँ यही लिखा था ना, प्रमोटर का मतलब वो व्यक्ति जो कि कंपनी के प्रमोशन में इन्वॉल्व होता है, फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। इसका डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 के तहत बेसिकली डिफाइन और चेंज किया गया है। प्रमोटर यानी कि हाँ फॉर्मेशन में डिपेंडेंट है वो कोई बात नहीं है, पर सुनना ना, वो व्यक्ति जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा हो। अच्छा सुनो मैम, प्रोस्पेक्टस क्या होता है? पब्लिक कंपनी जनता को शेयर इशू करती है तो एक प्रोस्पेक्टस देती है। प्रोस्पेक्टस आने वाले कल में भविष्य में कंपनी का क्या क्या प्रोजेक्ट है, आपके पैसे को कहाँ लगाएगी, क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, उद्देश्य वगैरह सारी चीज़ें प्रोस्पेक्टस में लिखी रहती है, जिसको पढ़ के लोग निवेश करते हैं। मैम प्राइवेट कंपनी ना प्रोस्पेक्टस नहीं इशू करती है क्योंकि वो जनता से पैसे ही नहीं उठाती है, बात आपको पता है मेरे ख्याल से, सीए कर रहे हो। डोंट बी एनी, मतलब एकदम लेवल ऑफ डम्बता पे मत चले आए कि हमको नहीं पता, एकदम गोबर गणेश टाइप नहीं, ऐसा नहीं। सीए कर रहे हो, मन में बोला रोज सीए कर रहे हो, ठीक है।
तो मतलब प्रोस्पेक्टस पब्लिक कंपनी इशू करती है। क्यों इशू करती है, किसको इशू करती है? जनता को इशू करती है। तो जनता को इशू करेगी, वो देख करके पढ़ करके जनता पैसा लगाएगी कंपनी में, ठीक। तो जो कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया ना, उसमें एक बंदे का नाम लिखते हैं कि ये बंदा हमारा प्रमोटर है, तो वो बंदा प्रमोटर कहलाएगा कंपनी का, ठीक। या तो फिर वो व्यक्ति जिसके पास कंट्रोल है अफेयर्स ऑफ कंपनी का, अच्छा, चाहे शेयर होल्डर के रूप में, चाहे डायरेक्टर के रूप में, या अदरवाइज। तो मतलब किसी बंदे का अगर कंट्रोल है कंपनी के ऊपर, शेयर होल्डर के रूप में, डायरेक्टर के रूप में, अदरवाइज, तो वो बंदा भी क्या कहलाएगा? प्रमोटर कहलाएगा। ये सब और है, लॉ में एंड और का बहुत फर्क होता है। मतलब कोई भी एक हो जाएगा तो प्रमोटर कहलाएगा, एंड मतलब सब होगा तो कहलाएगा ना। अच्छा, या तो फिर मैम वो बंदा जिसके सुझाव से, जिसके डायरेक्शन से बीओडी कामकाज करता है, इज एक्स्टम्ड टू एक्ट, वो बंदा कौन कहलाएगा? वो बंदा प्रमोटर कहलाएगा। समझ में आया आपको? तो अब से प्रमोटर, आप बड़े हो गए, सीए फाउंडेशन में नहीं है। कोई पूछेगा प्रमोटर का मतलब क्या होता है? प्रमोटर माने वो बंदा जिसका नाम या तो प्रोस्पेक्टस में लिखा है, या तो वो बंदा जो कि कंट्रोल करता है कंपनी को शेयर होल्डर के रूप में, डायरेक्टर के रूप में, या अदरवाइज, या वो बंदा जो कि एडवाइस करता है, डायरेक्शन देता है बीओडी को, और उनके डायरेक्शन को बीओडी अनुसार, उसके अनुसार कामकाज करता है, तो ठीक है, वो होता है प्रमोटर ना। प्रोस्पेक्टस मैंने आपको बता ही दिया। प्रोस्पेक्टस का लिख लो बेटा, प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है? इनविटेशन, न्योता। न्योता कौन देता है? पब्लिक कंपनी देती है। किसको देती है? पब्लिक को देती है, जनरल पब्लिक को देती है कि भैया आओ हमारी कंपनी का शेयर सब्सक्राइब करो, ठीक। प्रोस्पेक्टस का कोई डेफिनेशन नहीं है बेटा जी। प्रोस्पेक्टस में बोला है बेसिकली इट इंक्लूड्स रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, अब्रिज प्रोस्पेक्टस, एंड नोटिस या सर्कुलर। सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। तो मैम प्रोस्पेक्टस आएगा तो ये लिखेंगे, हाँ, इसके ऊपर अलग से चैप्टर में ही है। अभी हम केवल इस चैप्टर में आपको मतलब बता रहे हैं, इन सब के ऊपर चैप्टर है। ओ, तो चैप्टर 1 इज अ इंट्रोडक्शन। हाँ, मतलब पता होना चाहिए। ABCD लिख पढ़े थे पहले बचपन में, तब जाके आगे अब लिखना जा रहे हो, तो वही बात है। ओ मैम, तो क्योंकि हम आगे फिर ये दोहराएंगे नहीं, क्योंकि अभी यहाँ दोहरा रहे हैं, तो हम पूछेंगे फिर क्या बताए थे। अभी तुम लोग नहीं बोलोगे तो फिर हम गरियाएंगे। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है? लाल रंग का प्रोस्पेक्टस नहीं भाई, लाल रंग का नहीं प्रोस्पेक्टस होता है। प्रोस्पेक्टस का मतलब कंपनी आने वाले कल में भविष्य में क्या क्या प्रोजेक्ट लेकर के आएगी, कहाँ कहाँ क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, जिसको देख करके कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन रहती है, कंपनी का नाम, उद्देश्य, फलान ढिकान, कंपनी का क्या भविष्य, ये सारी चीज़ें। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस कंपनी जो की होती है ना, ये बेसिकली इसमें आधी अधूरी इंफॉर्मेशन रहती है। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में आधी अधूरी इंफॉर्मेशन रहती है। काहे की मैम? प्राइस की एंड क्वांटिटी की। क्यों? कोई एक बड़ी कंपनी है, वो अपना IPO लाने वाली है, लोग बहुत इच्छुक होते हैं कि भाई इस कंपनी का IPO आएगा तो हम भी लेने के लिए रेडी हैं, हम भी लेने के लिए रेडी है। तो कंपनी ना एक तरीके से मार्केट को टटोलती है कि हम अगर अपना IPO लाएंगे तो कितने लोग उन शेयर्स को लेने के लिए इच्छुक है। तो वो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल करती है। ये ऑफर प्रस्ताव देने के 3 दिन पहले फाइल किया जाता है। सब लिखा हुआ मिलेगा, पूरी बेहतर तरीके से ढेर भर के लिखा हुआ मिलेगा, हम अभी केवल मतलब समझा रहे हैं, ठीक। तो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस कितने दिन पहले ऑफर के? 3 दिन पहले। इसमें किसकी आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन रहती है? प्राइस की और क्वांटिटी की, ताकि एक टटोला जा सके, अंदाजा लगाया जा सके कि कितने लोग इच्छुक है लेने के लिए। उसके बाद बेसिस पे कंपनी दाम तय करती है। बहुत सारे लोग हैं तो कंपनी फिर उस हिसाब से प्राइस बैंड सेट करती है कितने दाम पे। ना इस पे कंपनी बताती है कितना शेयर देगी, वो क्वांटिटी भी नहीं बताती है। अच्छा, 3 दिन पहले इसको फाइल किया जाता है। जब मैम ऑफर ख़त्म हो जाता है, क्लोज हो जाता है, तो कंपनी ने कितना पैसा उठाया? घर से फोन आ रहा है तो ऐसा लगा सीए पढ़ रही हो, रोज बोला करो सीए कर रहे हैं, ठीक। लड़का लड़की का चक्कर मत पढ़ना, एकदम नहीं पढ़ना।
सीए करने वाला बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ता है तो वो भी टाइम पास के लिए करता है, ठीक है, तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब तक वो हावी हो जाए पढ़ाई पे तब तक दिक्कत है। करो दोस्ती यारी कोई दिक्कत नहीं, हम भी किए थे, बट दिमाग में सच्चाई है, हम दूसरी दुनिया से थोड़े आए हैं, पर दिमाग में ये था कि बहुत पैसा लगा घर वालों का, तो पढ़ना तो है, पास तो होना है, ठीक है, करो। हमको ही मिलाना कोई रहेगा तो, मतलब तुम ही लोगों का कोई रहेगा तो मेक मी इंट्रोड्यूस, ठीक है। ये हमारी बुजुर्ग महिला मैम है, देखने में नहीं लगती है बट ठीक है, तो मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस ऑफर शुरू होने के 3 दिन पहले फाइल किया जाएगा। इसमें आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन रहती है प्राइस की और क्वांटिटी की। ऑफर खत्म हो जाने के बाद कितना पैसा उठाया कंपनी ने, कितना पैसा उठाया, क्लोजिंग प्राइस क्या था, ये सब डिटेल आरओसी को और सेबी को इन्फॉर्म करनी पड़ती है, ठीक है। ये रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस होता है। एक शब्द है शेल्फ प्रोस्पेक्टस। मैम शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है? शेल्फ प्रोस्पेक्टस ना, अरे सुन तो लो, लिखने का समय देंगे रे, सुन नहीं रहा, लोग लिखे जा रहे हैं, हम भाग जाएंगे। सेल्फ प्रोस्पेक्टस मतलब मेरी एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, हमको बार बार पैसे की ज़रूरत होती है। आपने बोला जब भी पब्लिक कंपनी पैसा उठाएगी उसको क्या फाइल करना पड़ता है? प्रोस्पेक्टस फाइल करना पड़ता है। तो मैम अगर आपकी कंपनी आज 6 फरवरी को मतलब जनता को जनरल इशू की, फिर आपको जून में पैसे की ज़रूरत है, तो क्या फिर आप प्रोस्पेक्टस इशू करेंगी? तो ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस ना उन कंपनियों के लिए रहता है जिनको बार बार पैसे की ज़रूरत होती है, फाइनेंस की ज़रूरत होती है। तो मैम ये प्रोस्पेक्टस नहीं बार बार फाइल करते, नहीं, ये लोग शेल्फ प्रोस्पेक्टस पहली बार ही जमा कर दिए हैं। तो इसका कोई समय या कुछ रहता होगा, साल भर का वैलिडिटी पीरियड है, मतलब साल भर में जितनी बार पैसा उठाना है, जितनी बार इशू करना है कर सकता है, और ये लोग को हर बार प्रोस्पेक्टस फाइल नहीं करना पड़ेगा। तो फरवरी में अगर इशू किया, फिर जून में इशू करना चाहता है तो जून में फिर प्रोस्पेक्टस फाइल नहीं करेगा। ये लोग एक चीज़ फाइल करते हैं जिसको बोला जाता है इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जानकारी होती है क्या, पहले ऑफर और सब्सीक्वेंट ऑफर के बीच में कोई अहम गहरा चेंज तो नहीं हुआ है। मतलब फरवरी में कंपनी ने शेयर इशू किया था, अब जून में शेयर इशू करना चाह रही है, तो फरवरी से जून में कंपनी ने कोई अपना एसेट गिरवी तो नहीं रखा है। कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन में क्या बदलाव हुआ है, कोई और मटेरियल चेंजेस, तो वो कंपनी केवल क्या फाइल करती है? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल करती है, वो प्रोस्पेक्टस फाइल नहीं करती है। समझ में आया? अभी फिर से हम समझाएंगे। अब्रिज प्रोस्पेक्टस क्या होता है? किसी भी कंपनी का प्रोस्पेक्टस बहुत लंबा चौड़ा 400 450 पन्ने का रहेगा, बड़ी कंपनी अगर है तो अब्रिज प्रोस्पेक्टस एक समरी होता है प्रोस्पेक्टस का। मतलब शॉर्ट में रहता है, सब चीज़ रहेगा जो प्रोस्पेक्टस में रहेगा, पर छोटे में रहेगा। कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म होता है ना, कंपनी देगी, उसके साथ इसको चिपका करके देती है अब्रिज प्रोस्पेक्टस को, ठीक, क्योंकि प्रोस्पेक्टस तो देना ही पड़ेगा, तो वो अब्रिज प्रोस्पेक्टस चिपका के देती है। नोटिस या सर्कुलर, एक शब्द है डीम्ड प्रोस्पेक्टस। डीम्ड प्रोस्पेक्टस, जिस भी कागज के द्वारा आपने जनता को शेयर इशू किया ना, उस कागज को भी प्रोस्पेक्टस माना जाएगा, और जितने प्रावधान प्रोस्पेक्टस के उल्लंघन के लिए होते हैं वो प्रावधान उसके लिए भी माने जाएंगे। मतलब मेरी कंपनी को शेयर इशू करना है, मैंने बोला कि भाई मेरे पास इतना समय नहीं है कि हम शेयर इशू में दिमाग लगाएं, मेरे पास और भी काम धंधा करें कि शेयर इशू पे ही दिमाग लगाएं। तो मैंने क्या किया, मर्चेंट हाउस को या इशूइंग बैंक को बोला कि तुम शेयर दे मेरी कंपनी का इशू कर, कोई दिक्कत नहीं है, तुम जो कागज में ये सारी बात बताएगा ना मेरी कंपनी के बारे में, उस कागज को डीम्ड प्रोस्पेक्टस मानेंगे। मतलब कल को अगर उसमें कुछ झुटला गया या कुछ झूठी बात हुई तो मेरे ऊपर बवाल या सवाल उठ सकता है कि प्रोस्पेक्टस का उल्लंघन हुआ। हाँ जी, क्योंकि वो भी तो कागज दिखा करके ही बताए हैं जनता को मेरी कंपनी के डिटेल, तो क्या उस कागज का कोई मान्यता नहीं है, वो डीम्ड प्रोस्पेक्टस माना जाता है। वो ऑफर फॉर सेल होता है। एक है ऑफर ऑफ सेल। ऑफ सेल, मेरी कंपनी का ऑलरेडी शेयर होल्डर है जिसके पास बहुत शेयर है, वो खुद से अपना शेयर जनता को देना चाहता है, दे सकता है। वो भी तो बताएगा कंपनी के बारे में, जिस कागज में बता रहा है वो भी डीम्ड प्रोस्पेक्टस। ओके, हम मजाक में प्रोस्पेक्टस का आधा चैप्टर आपको बता दिए, मजाक नहीं है, आपके सिलेबस में, बट चैप्टर 1 में भी ये बात है। मैम अभी तक जितनी बात बोली ना फिर से बताइए, हम लोग छोटे बच्चे, हम लोग भूल जाते हैं। आई अंडरस्टैंड।
आपने बोला कंपनीज एक्ट 2013, इसको असेंट कब मिला? 29 अगस्त 2013 को मिला। इसको नोटिफाई कब किया गया? 30 अगस्त 2013 को। इसमें 470 सेक्शन है, शेड्यूल्स हैं, चैप्टर्स है, याद नहीं रखना, पूछेगा भी नहीं तुमसे। आपने बोला इसका फ़ायदा क्या है? आपने बोला ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। हिस्ट्री होती है, एक बैकग्राउंड होता है, तो वो तो बताना पड़ेगा ना मेरे को। तुमसे एग्जाम में नहीं पूछेगा व्हाट इज़ कंपनीज एक्ट, व्हाट आर द एडवांटेज, नहीं पूछेगा। ठीक, इसके बाद आपने एक बात बोली कि कंपनीज एक्ट का प्रावधान बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी पे भी लागू होता है, पर अगर उनका एक्ट कुछ बोलेगा और कंपनीज एक्ट कुछ बोल रहा है तो कौन सा प्रिवेल करेगा? उनका वाला प्रिवेल करेगा। क्वेश्चन एक छोटा सा यहाँ से बन सकता है, एक बैंकिंग कंपनी का नाम दे देगा, उनके एक्ट कुछ बोल रहे हैं, कंपनीज एक्ट ये बोल रहा है, तो बताइए कौन सा प्रिवेल करेगा। समझ आया? समझ आया? नेक्स्टली आपने कुछ डेफिनेशंस हम लोगों को बताए। आपने डेफिनेशन में पहली बात बोली कंपनी या तो लिमिटेड बाय शेयर हो सकती है या तो लिमिटेड बाय गारंटी होगी। मतलब कोई लिमिट, कोई दायरा फायरा भी तो होगा कंपनी का, बिल्कुल है। अगर आपने गारंटी दे दी लाख रुपए के लिए, तो कल को कंपनी का जितना कर्जा बकाया है आपसे केवल कितना रुपया लिया जाएगा? 1 लाख रुपया लिया जाएगा। लिमिटेड बाय शेयर मतलब जितना शेयर आपने कंपनी का लिया है उसका जितना अनपेड वैल्यू है उसी के लिए कल को आपको लायबल ठहराया जाएगा। आपने बोला कई तरह की कंपनी होती है, पब्लिक होती है, प्राइवेट होती है, ओपीसी होती है, बिल्कुल होती है। पब्लिक में मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड, प्राइवेट में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, ओपीसी में मिनिमम मैक्सिमम 1। आपने बोला ना प्राइवेट कंपनी की 200 की गिनती के लिए कुछ लोगों को हटाया जाएगा, कुछ लोगों को सिंगल माना जाएगा। मैम एम्प्लॉय और एक्स एम्प्लॉय को तो हटा देंगे, मैम जॉइंट को सिंगल कंसिडर करेंगे। मैम कोई भी कंपनी पब्लिक प्राइवेट में बदलेगी या प्राइवेट पब्लिक में बदलेगी तो ये जो नंबर ऑफ मेंबर की बेसिक रिक्वायरमेंट है इसको तो पूरा करना पड़ेगा। हम लोग एक क्वेश्चन भी देख करके गए, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो मैम हम लोगों ने देखा कि कैसे कंप्यूट करना है, वो हम लोगों को समझ में आ गया। इसके बाद आपने बोला होल्डिंग और सब्सिडियरी। होल्डिंग मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी का शेयर्स होल्ड करी, कितना? 50% से ज़्यादा, या तो शेयर, या तो कंट्रोल, या तो वोटिंग राइट, या तो सामने वाली कंपनी का बोर्ड में कितने डायरेक्टर रहेंगे उसका मेजॉरिटी डिसीजन भी इस कंपनी के पास है। तो जो शेयर्स या तो सिंगली होल्ड कर रही है या अपनी सब्सिडियरी के द्वारा भी होल्ड कर रही है, तो भी होल्डिंग और सब्सिडियरी का नाता, रिश्ता स्टैब्लिश होगा, है कि नहीं? क्वेश्चन भी देख करके गए। इसके बाद आपने बोला एक शब्द एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी के ऊपर एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, प्रभाव है, कितना? कम से कम 20%, 20 एटलीस्ट 20 और मोर, 20 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है, मोर हो सकता है। सब्सिडियरी नहीं है मैम, ये लोग दोनों बराबर है, भाई भाई है। जॉइंट वेंचर भी इंक्लूड होता है एसोसिएट में। आपने इसके बाद मैम हम लोगों को बताया बेसिकली बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में भी बताया था, बही खाता अकाउंट्स, एसेट लायबिलिटीज, इनकम एक्सपेंस और आइटम ऑफ कॉस्ट। आपने बोला प्रमोटर कौन होता है? प्रमोटर कौन होता है? प्रमोटर यानी कि वो बंदा, वो व्यक्ति जिसका नाम या तो प्रोस्पेक्टस में, वो बंदा जो कि कंट्रोल करता है एज अ शेयर होल्डर, एज अ डायरेक्टर, या तो वो बंदा जिसके अनुसार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज एक्स्टम्ड टू एक्ट। इसके बाद आपने एक शब्द बोला जिसको कहते हैं प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस एक न्योता होता है। न्योता कौन देता है? पब्लिक कंपनी देती है। किसको देती है? जनता को देती है मैम, प्राइवेट कंपनी नहीं देती है, ठीक। प्रोस्पेक्टस का डेफिनेशन कुछ नहीं है, बताया गया इंक्लूसिव डेफिनेशन। इट इंक्लूड्स रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, अब्रिज प्रोस्पेक्टस, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। मैम रेड हेयरिंग क्या होता है? सारी जानकारी जो कि प्रोस्पेक्टस में रहती है इसमें भी वही रहेगी, रेड हेयरिंग में रहेगी। मैम अगर कुछ वेरिएशन रहता है पक्का हाईलाइट किया जाता है कि देखिए प्रोस्पेक्टस कुछ बोल रहा है, रेड हेयरिंग कुछ बोल रहा है, हाईलाइट फाइलाइट भी करेगा। ऑफर होने के 3 दिन पहले रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल किया जाता है। मैम इसमें ना 2 चीज़ की आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन रहती है, प्राइस की और क्वांटिटी की। मैम ऑफर खत्म हो गया, क्लोज हो गया, कितना पैसा उठा, शेयर के द्वारा कितना उठा, डिबेंचर्स के द्वारा कितना उठा, सारी जानकारी आरओसी और सेबी को देनी पड़ती है। मैम शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है? शेल्फ एक शेल्फ होता है बेसिकली, अगर हम बात करें कि इतनी जगह होती है ना, एक शेल्फ क्या हुआ? एक जगह होती है जहाँ पे आप चीज़ों को रख सकते हैं। तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस एक जगह, एक टाइम पीरियड है कि इतने समय के अंदर अगर आपको बार बार पैसा उठाना है फाइनेंसिंग कंपनी के लिए, तो उनको बार बार प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना है। वो क्या फाइल करती है? शेल्फ प्रोस्पेक्टस फाइल करती है। इसकी वैलिडिटी टाइम पीरियड क्या है? 1 साल की पीरियड है। तो मैम अगर 2 महीने में जनता को शेयर इशू किया, फिर 4 महीने बाद फिर इशू करना चाहता है, तो क्या फिर प्रोस्पेक्टस फाइल करेगा? नहीं, वो क्या फाइल करेगा? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। मैम ये क्या है?
पहले ऑफर और सब्सिक्वेंट ऑफर के बीच में कोई चार्ज तो नहीं क्रिएट हुआ है, कोई मटेरियल चेंज तो नहीं हुआ है, कोई फाइनेंशियल पोजीशन में बदलाव तो नहीं हुआ है, इसकी डिटेल दी जाती है। अच्छा, अब्रिज प्रोस्पेक्टस क्या होता है मैम? समरी हम लोग समझ गए। प्रोस्पेक्टस को छोटे रूप में लिखा जाता है, वो अब्रिज प्रोस्पेक्टस होता है। कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म ऐसे ही नहीं दिया जाता, उसके साथ अब्रिज प्रोस्पेक्टस लगा के दिया जाएगा। मैम, डीम्ड प्रोस्पेक्टस, जिस कागज के द्वारा जनता को शेयर दिया जा रहा है ना, उसको भी प्रोस्पेक्टस माना जाता है और उसके ऊपर भी प्रावधान प्रोस्पेक्टस का ही लागू होगा, जैसे उल्लंघन का लागू होता है। एक आपने बोला ऑफर फॉर सेल, एक ऑफर ऑफ सेल, ऑफर फॉर सेल जब कंपनी इशूइंग हाउस, मर्चेंट हाउस को बोलती है तुम मेरा शेयर दे दे जनता को, जिस कागज के द्वारा देगा ना, वो डीम्ड प्रोस्पेक्टस। ऑफर ऑफ सेल, कंपनी का ही मेंबर बोर्ड से कंसेंट लेकर के उसी के पास इतना शेयर है, जनता को ऑफर कर रहा है, ऑफर ऑफ सेल, वो कागज भी डीम्ड प्रोस्पेक्टस। समझ आया नहीं आया भाई? आया। आज यहीं तक रखते हैं, कल 2-4 बात करके इस चैप्टर को हम ख़त्म कर देंगे। इसमें 2 ही 4 बात है जो कि हमको करनी है, फिर हम एक नया चैप्टर एंटर करेंगे। आपको आंसर लिखने का भी तरीका पता चला, पैटर्न पता चला, चीज़ें पता चली। हम हर क्लास में आपको क्वेश्चन और राइटिंग पैटर्न एंड एवरीथिंग आपके साथ डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत आपको होपफुली नहीं होगी। थैंक यू फॉर द डे।